बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर इसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेजोनेंस। काफ़ी बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं कि ये सर अप्लाइड फोर्स क्या है, ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस तरह से होती है, किस तरह से दोनों इक्वल होकर रेजोनेंस बन जाते हैं। मतलब ये चीज़ें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन एक जस्ट बहुत ही मज़े की और सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाएंगे। एक ही एग्जांपल आपको इसकी देंगे, उसी से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये एग्जाम्पल याद है कि अगर इस एग्जाम्पल से बच्चों को समझाया जाए तो वो आसानी से गेन कर लेंगे। तो देखते हैं कि ये रेजोनेंस क्या है। लेकिन रेजोनेंस को भी देखने से पहले फ्रीक्वेंसीज का देखेंगे, फिर देखेंगे फ्रीक्वेंसी मैच कैसे करती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये रेजोनेंस कैसे होता है। तो बेहतरीन किस्म का हलवा हो जाएगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। पहले हम बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखिए, ये हमारे पास ना कोई स्प्रिंग मैथ सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है, कोई स्प्रिंग मैथ सिस्टम है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे यहाँ से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या, देखिए जब ये यहाँ से जाके वापस आया ना, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। यहाँ से जाके फिर वापस आया 2 वाइब्रेशन, यहाँ से जाके फिर वापस आया 3 वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। तो ये होती है इसकी वाइब्रेशन। अब 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही हैं, वो इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम की। वो क्या है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब फॉर एग्जांपल इसकी 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, मतलब यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से वापस आया। कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, 1 वाइब्रेशन। कितने टाइम में कंप्लीट हुई, 1 सेकंड में। तो अगर 1 वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है 1 सेकंड में, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज। 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज होगी। ओके हो गया। एक चीज़ ये याद रखनी है। तो ये इसकी क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जब मैंने क्या किया, बस ऐसे इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स होती है ये क्या होती है, और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये 2 बातें समझ आ गई, हलवा है सारा। तो देखिए, अब ना मैंने क्या करना, मेरे हाथ की तरफ गौर करना है। मेरे क्या करना है, हाथ की तरफ गौर करना है। पहले मैं हाथ नहीं था हिला रहा, लेकिन अब क्या होगा, अब मैं हाथ को हिलाऊंगा। अगर यहाँ पे नजर आ रहा हो तो अब मैं हाथ को हिलाऊंगा। ये देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ को हिला रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ। और इस अप्लाइड फोर्स, ये जो मैं हाथ से लगा रहा हूँ, इस अप्लाइड फोर्स की भी क्या होगी, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अब मान लें कि ये जो मैं हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, तो हाथ की जो हमारे पास मोशन है उसको देखना है। मैं कह रहा हूं जब हाथ मेरा यहां से यहां गया ना, आप समझ लें 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। फिर से मतलब 1 दफा मैंने फोर्स अप्लाई कर दी, ऐसे मैंने किया तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट, 2 3 4 5। ओके हो गया। अब जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, अगर मैंने 1 दफा ऐसे हाथ किया और 1 सेकंड गुजर गया, कितना, 1 दफा ऐसे हाथ किया, 1 सेकंड गुजर गया, तो मेरी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज। 1 दफा मैंने ऐसे हाथ किया तो क्या हुआ, 1 सेकंड गुजर गया, तो 1 सेकंड में मैंने ऐसे 1 दफा हाथ किया, इसका मतलब है मेरी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज। तो देखिए, जब भी अप्लाइड फोर्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम फॉर एग्जाम्पल कितनी है, 1 हर्ट्ज। ठीक है, जस्ट समझने के लिए, रेजोनेंस का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं अपने पास एक ले रहा हूँ वैल्यूज। और फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स कितनी है, वो भी 1 हर्ट्ज है। और कौन सी फोर्स है, ये पीरियोडिक फोर्स है। पीरियोडिक मतलब जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होती, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऐसे अप्लाई होती है। मतलब 1 सेकंड के बाद फिर 1 सेकंड के बाद ऐसे, फिर 1 सेकंड के बाद ऐसे, फिर 1 सेकंड के बाद ऐसे, फिर 1 सेकंड के बाद ऐसे। तो ये क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है, लेकिन पीरियोडिक फोर्स भी है। शर्त होनी चाहिए कि पीरियोडिक फोर्स इसमें होनी चाहिए। ये ओके हो गया। और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कही है, वो फॉर एग्जांपल कितनी है, 1 हर्ट्ज है। ओके हो गया। अब देखना, बाद में इसके सारे वो जो है ना, इसके हम क्या कहते हैं, रिजल्ट्स को देखेंगे हम। अब देखिए होता क्या है, जब भी
नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम के इक्वल हो जाती है। तो दो चीज, ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सारा। तो दो चीजें इंक्रीज होती हैं, कौन कौन सी? देखिए, एक तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड, ये दो चीजें याद रखनी है। एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज हो जाता है, ओके, ये जिसका एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है वो भी आप देख लें। देखिए, अगर तो ये यहां से इधर तक गया, यहां से इधर तक, अगर आपको वहां से नजर आ रहा हो, बोर्ड यहां तक है, ओके हो गया। अगर ये यहां से इधर तक गया तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इतना है। अगर मैं इसको और ज्यादा नीचे तक ये जा रहा है तो एम्पलीट्यूड और ज्यादा, अगर ये और ज्यादा नीचे तक जा रहा है तो एम्पलीट्यूड और ज्यादा। तो ये जो इसकी ये नीचे जाने मतलब कहां तक ये जा रहा है और वहां से होके वापस आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, कितनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस अकर होती है तो क्या चीज इंक्रीज होती है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यानी ये दो चीजें बस याद रखें, एक ये और एक ये, ओके हो गया। मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो तो हम कहते हैं कि ये फिनोमेना कौन सा हो गया? रेजोनेंस का हो गया। अब देखते हैं किस तरह से फ्रीक्वेंसीज दोनों इक्वल होती हैं और डिफरेंट होने पे क्या होगा। जैसे ही, एक और बात समझा दें, बाद में इस प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जैसे ही दो फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी, देखना एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ओके हो गया। और अगर ये अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल मैं ज्यादा कर दूं, मैं इसको 1 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज कर दूं, मैं इसको क्या करूं, पहले थ्योरी समझा दूं उसके बाद प्रैक्टिकल पे आते। 1 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज कर दूं, मतलब मैं जो हाथ ऐसे कर रहा था ना, मतलब 1 सेकंड में ये एक बार वाइब्रेट कर इस तरह कर रहा था, अब मैं इसको 3 बार करूं 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड गुजरा, कितनी बार वाइब्रेट? 3 बार। 1 सेकंड गुजरा, 3 बार। तो अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी हो, इसका मतलब है मेरे हाथ की यानी अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3 हर्ट्ज है। वो कितनी है? 3 हर्ट्ज है। अगर ये 3 हर्ट्ज हो जाए, ये 1 हर्ट्ज हो जाए, देखना एम्पलीट्यूड एकदम से कम हो जाएगा। तो यही हमने देखना है कि रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड सिर्फ ज्यादा होगा, बाकी अगर मैं फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर दूं, डिफरेंट कर दूं, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एकदम से कम हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो रेजोनेंस है। अब देखते हैं इसको, इसका प्रैक्टिकल करके। देखिए, अब यहां पर देखिए दो फ्रीक्वेंसीज होगी। एक में मेरे हाथ पे गौर करना है, मैं हाथ को ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे, और मान लें कि मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। मतलब जब ये ऐसे नीचे होकर ऊपर, मेरा जब ये नीचे का जाएगा मेरा हाथ भी नीचे, और जब ये ऊपर जाएगा ये मेरा हाथ भी ऊपर, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगी। अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम, ये क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। तब ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, तो तब फिनोमेना क्या कहलाते हैं? रेजोनेंस। अब देखना है यहाँ पर, मैं फिर से बार बार बोर्ड को देख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है वीडियो में, तो आपको नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना है आप। अब मेरे हाथ में भी गौर करना है, मैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और इसको मैच करने में कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है, कितना ज्यादा, मतलब यहां तक जा रहा है, कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है, ये होगी रेजोनेंस, ये होगी रेजोनेंस। अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तो ये फिनोमेना कौन सा हो गया? रेजोनेंस। ओके हो गया। अब गौर से इधर देखना है, मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा। मान ले 1 हर्ट्ज से मैं 3 हर्ट्ज कर दूंगा, और जैसे ही 3 हर्ट्ज करूंगा अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, मतलब हाथ को मैं अपने तेज कर दूंगा, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 3 हर्ट्ज होगी, ये तो 1 हर्ट्ज ही है, तो एकदम से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी देखिए कितना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड है, क्यों? 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, दोनों के वाइब्रेशन में कितना फॉर एग्जाम्पल लग रहा है? 1 सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाथ को तेज करने वाला हूं, ये देखना एम्पलीट्यूड एकदम से कम हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड कहां पर जा रहा है? मतलब बहुत ज्यादा कम हो गया, ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। पहले देखिए कैसे था ये चीज, दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल, एम्पलीट्यूड इंक्रीज और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, और हम कह रहे हैं ये फिनोमेना कौन सा है? ये फिनोमेना है रेजोनेंस का। हाथ को मैंने उधर ही रखा हुआ है, अब मैं हाथ की फ्रीक्वेंसी मतलब जो अप्लाइड फोर्स, क्योंकि हाथ से अप्लाइड फोर्स कर रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करने वाला हूं। देखना एम्पलीट्यूड एकदम से कम होगा, रैपिड शार्पली कम होगा। देखना अब तो ये कोई नहीं नीचे जा रहा, मतलब इतना नीचे नहीं जा रहा। क्यों? मैंने अपने हाथ की जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम से
इंक्रीज कर दी, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल रही? नहीं। रेजोनेंस रही? नहीं। रेजोनेंस तो तब होगी जब दोनों इक्वल होंगी। ये चीज अब भाई बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड है। ओके हो गया? ये अगर तेज कर दूंगा, ओहो ये रेजोनेंस, अगर तेज कर दूंगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। मतलब अब ये नीचे नहीं जा रहा, जितना पहले नीचे जा रहा था अब उतना नीचे नहीं जा रहा। मैं बार बार बस यही कंफ्यूजन है कि आपको नजर आ रहा हो, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, और जैसे ही फ्रीक्वेंसीज को मैं हाथ की चेंज करूंगा तो ये देखें एम्पलीट्यूड एकदम से कम हो जाएगा। ओके हो गया? तो ये चीज़ याद रखनी है। जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगी, एकदम से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी, रेजोनेंस वहीं पर खत्म और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है रेजोनेंस वहां पर नहीं है। तो ये था हमारा रेजोनेंस का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी, और एक और चीज याद रखनी है कि रेजोनेंस जो है ना, ये हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन की टाइप है। मैं क्या करूं, ये फोर्स ऑसिलेशन दे रहा हूं, ये क्या है, किसकी टाइप है? फोर्स ऑसिलेशन की टाइप है, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं। दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि इसमें हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही है। दो बातें होगी। तीसरी बात आपने याद रखनी है, इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। चौथी बात आपने, फोर्थ बात आपने याद रखनी है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है। चार बातें याद रखनी है। तो रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स is equal to one of the natural frequency of vibration of the force or driven harmonic oscillator। मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो ये कहलाती है रेजोनेंस। ठीक है? अब ये ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या, कि जिसको हम फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्योंकि मैं ड्राइवर हूं, मैं उसको ऑसिलेट कर रहा हूं, उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसकी जब फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये कौन सा फिनोमेना हो गया, रेजोनेंस का फिनोमेना हो गया। अब चलते हैं आपकी बुक की एग्जांपल की तरफ, अब चलते हैं आपकी बुक की एग्जांपल की तरफ। एक और इसी तरह सिंपल पेंडुलम से भी कर सकते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है ना, और ऐसे स्ट्रिंग के साथ आपने बॉब लटकाया हुआ है, बॉब को ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दें, ये आप घर में भी कर सकते हैं। अब जब वही बॉब हम छोटे से बॉल होता है उसको हम बॉब कहते हैं, वही बॉब जब ऐसे वापस आएगा ना, यहाँ से ऐसे फोर्स लगाएं, फिर जब वापस आएगा फिर फोर्स लगाएं, फिर जब वापस आएगा फिर फोर्स लगाएं, तो वो जो बॉब होगा वो सिंपल पेंडुलम का, वो ऐसे ऐसे एम्पलीट्यूड के साथ, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल होनी चाहिए। ओके हो गया? मतलब वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करके आया, आपने भी एक दफा हाथ ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर। अब आपने क्या करना है, जैसे वैसे ऑसिलेट करता जा रहा है, ऐसे ऑसिलेट करता जा रहा है, आप ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, रेजोनेंस हो गया है, एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज हो गया है। आपने क्या करना है, अब एकदम से ना अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देना, ये करना है। अब देखना कि जब वो ऐसे आपके वापस आके आपके हाथ से टकराएगा, एकदम से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी। जब तक इक्वल थी वो एम्पलीट्यूड से ऐसे खा रहा है, जैसे ही एकदम से आपने अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज की, ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब हम देखते हैं जो बुक की एग्जांपल आपने दी, जो बुक ने एग्जांपल दी हुई है। देखिए बुक ने क्या किया है, ये एक रॉड लिया, ठीक है, रेड कलर का ये क्या है, रॉड है, उसके साथ दो स्ट्रिंग बांधी है, S1 एंड S2, दो रस्सियां बांध दी है, स्ट्रिंग दो बांध दी है, और इन दो स्ट्रिंग को ऊपर एक फिक्स्ड सपोर्ट से बांध दिया। मतलब छत से क्या की, दो स्ट्रिंग बांधी और उसके साथ क्या किया, एक रॉड बांध दिया। ओके हो गया? फिक्स सपोर्ट, दो स्ट्रिंग, एक रॉड। अब उस रॉड के साथ उसने 6 पेंडुलम बांधे हैं, 6 पेंडुलम, जिनमें से A और A' इनकी लेंथ सेम है, B और B' इनकी भी लेंथ सेम है, C और C' इनकी भी लेंथ सेम है। मतलब उसने टोटल कितने पेयर लगाए हैं, 3 पेयर लगाए हैं। कितने पेयर लगाए हैं, 3 पेयर लगाए हैं। A' B' और C 3 पेयर लगाए हैं सिंपल पेंडुलम के। अब देखिए हमें पता है एक बात है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो लेंथ पे डिपेंड करती है।
सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो लेंथ पे डिपेंड करती है और जी पे डिपेंड करती है। और सरफेस ऑफ अर्थ के करीब तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो हम सिंपली कह देते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं सिर्फ सी और सी डैश की बात करूं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, अगर मैं सिर्फ सी और सी डैश की बात करूं तो ये सिंपल पेंडुलम लेंथ में इक्वल नहीं है, ये लेंथ में क्या है, इक्वल है। अब मेरी बात गौर से सुननी है, अगर ये लेंथ में इक्वल है तो लेंथ में भी इक्वल है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होगी और इनका टाइम पीरियड भी सेम होगा। तीन चीजें देखें, अगर ये दोनों लेंथ में, बल्कि है ही अगर क्या दोनों लेंथ में इक्वल है, इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, इन दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह इन दोनों की लेंथ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम होगा, इन दोनों की लेंथ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम होगा। ओके हो गया। तो देखना आप, अब हम रेजोनेंस इसमें किस तरह से समझा रहे हैं वो देखते हैं। देखिए मैंने क्या करना है, मैंने इस सी को, सिर्फ इसको, और मैं 6 पेंडुलम में से 5 पेंडुलम को छेड़ूंगा भी नहीं, मैं उनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस सी वाले पेंडुलम को पकड़ूंगा और ये ऐसे डिस्प्ले ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑसिलेट करेंगे। मैं पकड़ूंगा और इसको यहां से करके ऐसे छोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे छोड़ दूंगा, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। कौन सा पेंडुलम, सी वाला। सी वाला क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसके ऑसिलेशन की वजह से डिस्टरबेंस रॉड में जाएंगी, रॉड में जाएंगी, तो रॉड के किन से बना, स्ट्रिंग से। इसके ऑसिलेट करने की वजह से रॉड भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा। ओके हो गया। जब ये रेड कलर का रॉड मूव करेगा तो 5 ये जो बाकी पेंडुलम है ये किसके साथ बंधे हुए हैं, रॉड के साथ, तो ये पांचों मूव करने लग पड़ेंगे। फिर से देखें, मैंने सिर्फ सी को ऐसे मूव किया, मैंने सी को ऐसे डिस्प्लेस किया तो वो ऑसिलेट करने लग पड़ा, उसकी वजह से रॉड में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो रॉड भी ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करने लग पड़ा। जब वो मूव किया तो ये जो बाकी 5 पेंडुलम है ना ये भी मूव करने लग पड़े। तो अब 6 के 6 पेंडुलम मूव करा रहे हैं, मूव करने लगा रहे हैं, लेकिन मैंने किसको मूव कराया था, सिर्फ सी वाले को। ओके हो गया। अब देखते हैं, देखिए यहां पर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा, एम्पलीट्यूड होता है मतलब किसकी ये चीज ज्यादा है, ये चीज किसकी ज्यादा है। अब सी वाले की जितनी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फिर देखें सी वाले पेंडुलम के जितनी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, बाकी सबका काम होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल कौन सा है, ये सी डैश वाला, इसको दिन था मैंने छेड़ा, लेकिन ये भी आप ऑसिलेट करने लाग पड़ा है, स्टार्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। तो ये जो सी डैश वाला है ना, ये जो सी डैश वाला सिंपल पेंडुलम है, ये भी ऐसे ऑसिलेट करने लाग पड़ेगा। ओके हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, या सी डैश का ज्यादा है। भाई सी डैश का ज्यादा होगा। क्यों सी डैश का ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं। मतलब यहां पर देखिए सी और सी डैश वाले ऐसे मूव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मूव करेंगे, और बी डैश वाले कैसे मूव करेंगे, उनका एम्पलीट्यूड कम होगा। ए और ए डैश वाले कैसे मूव, उनका एम्पलीट्यूड और कम होगा क्योंकि उनकी लेंथ और कम है। तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा, सी और सी डैश वाले का। ये दोनों इकट्ठे ऐसे ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ मूव करने लग पड़ेंगे। तो ये फिनोमेना कौन सा होगा, रेजोनेंस। क्यों, दो फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई हैं, हो गया रेजोनेंस। ओके हो गया। तो इसको हम एक और तरीके से भी समझाते हैं। ये जो हमारे पास सी पेंडुलम है ना, ये एज एक्सटर्नल फोर्स बिहेव करता है, क्योंकि मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स ऐसे दी है ना, ये एज अ एक्सटर्नल फोर्स बिहेव करता है। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी जाहिर है इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी सी डैश वाले से। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाएंगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ग्रेटर। सिर्फ इन दो की फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगी, बी और बी डैश की इक्वल होगी, ए और ए डैश की होगी। लेकिन मैंने फोर्स किसको दी है, मैंने सी वाले को दी है। तो जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसके लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ सी डैश की हो सकती है, बाकी किसी पेंडुलम की नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारे पेंडुलम लेंथ में से छोटे हैं, और लेंथ में से छोटे हैं तो बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी इनकी कम होगी। क्यों, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही लेंथ पे कर रही है। ए दोनों की लेंथ इक्वल, तो ये चीज हाई एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसीज इक्वल, बाकी बी का लो, ए का उससे कम। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे सी और सी डैश का एम्पलीट्यूड क्यों ज्यादा है, तो आप कहें भाई यहाँ पर रेजोनेंस हो गई है, आपने सी डैश को एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब उसके इक्वल जो है वो सी को आपने एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दी है, उसके इक्वल सी डैश वाली होगी, क्योंकि ये लेंथ में इक्वल है, इस वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा,
ग्रेटर होगा। डन हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मजीद एग्जाम्पल्स को। तो इसको थोड़ा सा मेरा दिल है इसको रेज कर दें, उसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में ना इसकी जो फर्स्ट एग्जाम्पल आ रही है, जो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल आ रही है एडवांटेजेस में इसका जो फर्स्ट है ना वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। वो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में जो पहली चीज आती है ना वो क्या आती है? वो रेडियो आता है। वो क्या आता है? रेडियो आता है। अब आपने देखा होगा रेडियो पे आप कोई भी चैनल ट्यून करते हैं तो वो आसानी से आप सुन सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो देखिए आपके ये जो घर में रेडियो लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जेलम है ना, यहाँ पर जेलम में जो चैनल रेडियो स्टेशन है वो कौन सा है? FM 95 है, ठीक है। तो कौन सा है? FM 95। अब आपको पता है 95 मेगा हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो देखिए अगर जो फिजा में है, जो पूरे एटमॉस्फेयर में एक रेडियो स्टेशन की रेस तो नहीं आ रही, डिफरेंट रेडियो, कोई मीरपुर वाला रेडियो स्टेशन आ रहा है, कोई जेलम वाला आ रहा है, कोई पिंडी वाला यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स आ रही हैं, ऐसा ही है ना। मतलब जो एटमॉस्फेयर में कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल 95 भी होगा, FM 90 भी होगा, FM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM 95 भी होगा, FM 90 भी होगा, FM फॉर एग्जाम्पल 108 भी होगा, बहुत सारे हो गए ऐसे। मतलब 95 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला भी रेडियो सेट की वेव्स आ रही हैं, 90 वाले की भी आ रही हैं, 108 मेगाहर्ट्ज वाले की भी आ रही हैं। तो यहां से मैं रेडियो सेट से क्या करूंगा? इसके नॉब से, रेडियो ट्रांजिस्टर से मैं क्या करूंगा? इस रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करूंगा। अब अगर मैंने सुनना है चैनल कौन सा? 95, जो ऐसे फिजा में है, ऐसे फिजा में इसकी वेव्स है, मुझे 95 सुनना है, तो यहां से रेडियो सेट पे मैं क्या करूंगा? 92 करूंगा। तो क्या मतलब ट्रांजिस्टर नॉब से क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा। तो क्या मुझे 95 चैनल सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, वो शां शां की आवाजें आएंगी। मैंने 93 किया, अब सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। मैंने यहां से नॉब को पकड़ के 94 कर दिया, अब सुनाई देगा? हल्की हल्की आवाज आएगी। लेकिन अब मैंने यहां पे क्या कर दिया? नॉब को घुमा के 95 कर दिया। अब क्या होगी? ये 95 और जो रेडियो सेट से मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की ये 95, ये दोनों क्या कर गए? इक्वल हो गई हैं, मैच कर गई हैं। अब क्या होगा? रेडियो सेट पे कोई भी सॉन्ग लगा हुआ है, कोई भी आरजे डीजे जो भी आया हुआ है, उसकी हमें आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो गई है। रेजोनेंस मतलब दो फ्रीक्वेंसी का मैच कर जाना। ये 95, ये भी 95 मैच कर गई, एकदम से रेडियो सेट हमें वो सुनाई देने लग पड़ा, वही रेडियो स्टेशन जो भी उस पर लगा हुआ सुनाई देने लग पड़ा। तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब इसी में एक माइक्रोवेव ओवन की भी एग्जांपल देख लेते हैं। माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन की अगर हम बात करें तो इसमें 2450 मेगाहर्ट्ज, एक ये फिगर बस याद रखने, बताते हैं ये फिगर अब हमें क्या कहता है। देखो माइक्रोवेव ओवन है, ओवन में ज़ाहिर कोई भी आप चीज़ रखें वो गर्म हो जाती है। अब क्या होता है कि उसमें ये वर्ड आपको नजर आ रहा है माइक्रोवेव का। अब माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है? माइक्रोवेव्स होती हैं। माइक्रोवेव ओवन में क्या यूज होता है? माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। उन माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2450 मेगाहर्ट्ज। उन माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 245 मेगाहर्ट्ज होती है। और अगर कोई भी, और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल है, आप कह लें कि वाटर या जो फैट्स होते हैं, ठीक है, वाटर और फैट्स के मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कितनी होती है? 2450 मेगाहर्ट्ज ही होती है, ठीक है। वो बॉन्ड्स होते हैं ना H2O वगैरह। आप देखें फूड में ज़ाहिर वाटर और जो फैट्स वगैरह मौजूद होते हैं उनमें भी वो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी भी वाइब्रेशन की कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। फैट्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी तो वाइब्रेशन की कोई फ्रीक्वेंसी होगी जो आप फूड रख के अंदर गर्म कर रहे हैं। अब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो भी 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। ओके हो गया? वो जो वो उनके जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कोई भी फूड रखा है उसमें ज़ाहिर फैट्स या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2450 हर्ट्ज। तो देखें कि जब माइक्रोवेव ओवन में ऐसे माइक्रोवेव्स आएंगी तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी और जो अंदर फूड के अंदर वो वाटर और फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्या कर जाएंगी? मैच कर जाएगी।
माइक्रोवेव की भी 2450, जो हमारे पास फूड है उसमें जो मालिक्यूल्स हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज। तो दोनों क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी। दोनों के मैच करने से क्या होगा, उन वाटर या फैट मालिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, अब ऐसे वाइब्रेट करेंगे। जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फूड गर्म हो जाएगा। ओके हो गया। तो माइक्रोवेव ओवन में भी क्या होता है, रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे पास है, नेक्स्ट आ रहा है मैकेनिकल रेजोनेंस। मैकेनिकल रेजोनेंस में भी अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, वो ब्रिज की एग्जांपल लेके। मैकेनिकल रेजोनेंस, अच्छा मैकेनिकल रेजोनेंस में वो ब्रिज वाली एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, ब्रिज वाली। अब इसका बड़ा होता है कि अक्सर वो बुक में जैसे स्टूडेंट पढ़ता है ना कि भाई जैसे ही ब्रिज आता है कोई भी, तो वो जो फौजी मार्च करते हैं, आपको पता है फौजी ऐसे ऐसे स्टेप के साथ वो मार्च कर रहे होते हैं, तो उनको ऑर्डर किया जाता है कि जैसे ही ब्रिज पे जाओ अपने स्टेप्स ब्रेक कर दो, मतलब जैसे नॉर्मल रूटीन में चलते हैं ना उस तरह चलो, अपनी मार्च को तोड़ दो। तो ऐसा क्यों होता है वो चीज़ देखते हैं। तो उसमें देखते हैं, देखिए ब्रिज, सबसे पहले ब्रिज कौन सा, देखिए ब्रिज आपने सबसे पहले वो लेना है कि जो वो दरियाओं पे नहीं होता ऐसे वो फटी वगैरह ऐसे वो लगी होती हैं लकड़ियाँ सी ऐसे ऐसे, तो वो जो दरिया या नहर पे लगा हुआ होता है आरजी पुल जो होता है वो ऐसे लकड़ी के ऐसे तख्ते से लगे होते हैं। मैं उस पुल की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो पुल आप उस ब्रिज को जहन में रख के जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ वो सोचनी है। ओके हो गया। अच्छा, जब आप उस ब्रिज के ऊपर जा रहे होते हैं, किसी दरिया के ऊपर से ऐसे गुजर रहे होते हैं, जो आरजी हमने वो बनाया हुआ होता है, आरजी मतलब गांव के लोग जो होते हैं वहाँ से वो पैदल सिर्फ गुजरे, उससे कोई गाड़ी नहीं गुजारनी, बाद में गाड़ियों वाला कभी आपको बताते हैं, गाड़ी नहीं गुजारनी, पैदल उससे गुजरते हैं जस्ट। तो वो क्या होता है, जैसे आप ऐसे ऐसे उससे पे पैदल गुजर रहे हैं तो वो पुल क्या करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। वो पुल क्या करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। तो वो जो वाइब्रेट कर रहा है वो उसकी क्या है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। बस फॉर एग्जांपल आपने पुल पे जाकर ना ऐसे जंप लगाया तो पुल में क्या होगी, उसमें एक वाइब्रेशन सी आएगी, वो उसकी क्या है, वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। ओके हो गया। पहली चीज़ ये चीज़ देखनी है कि हर ब्रिज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब आती है, क्योंकि हम दो ही फ्रीक्वेंसी का बात करें, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी। ओके है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस ब्रिज के ऊपर जाकर आपने क्या करना है, ऐसे सिट स्टैंड करना है जोर जोर से। सिट स्टैंड कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, आप ऐसे ब्रिज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स की भी तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी, अप्लाइड फोर्स की। तो देखें ब्रिज जब यहां से ऐसे, मतलब यहां से ऐसे गया तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट, 2 वाइब्रेशन कंप्लीट, 3 वाइब्रेशन कंप्लीट, 4 वाइब्रेशन कंप्लीट, 5 वाइब्रेशन कंप्लीट। अगर फॉर एग्जांपल ब्रिज अपनी ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में, तो आपने भी क्या करना है, 1 सेकंड में ऐसे नीचे बैठ के ऐसे ऊपर उठना है। तो आपकी भी वो एक वाइब्रेशन फोर्स अप्लाई करने की कितनी देर में कंप्लीट रही, 1 हर्ट्ज की। दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। उसकी भी 1 वाइब्रेशन 1 सेकंड में, आपकी भी ऐसे 1 वाइब्रेशन 1 सेकंड में, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच। तो अब देखना उस पुल का, उस ब्रिज का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आपने ऐसे दोनों को ऐसे पकड़ के ना ऐसे ऐसे करना है, दोनों जो उसके साइड में पकड़ने वाले भी होते हैं ना ऐसे, तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा फिनोमेना हो गया, रेजोनेंस का फिनोमेना हो गया। ओके हो गया। अब बात करते हैं फौजियों की, जो आर्मी वाले होते हैं। अब देखिए अगर तो आप ऐसे नॉर्मल उस ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, कोई भी ब्रिज है, आप उसमें नॉर्मल अगर आप चल रहे हैं, तो नॉर्मल चलते हुए आप जो अपने कदमों के जरिए से उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन सी फोर्स है, वो पीरियोडिक फोर्स है। मतलब पीरियोडिक फोर्स क्या है, ऐसे चलते चलते धड़म 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 धड़म, मतलब कदम उठाते जा रहे हैं आप। ये तो नहीं कभी छोटा कदम रख रहे हैं, कभी बड़ा कदम रख रहे हैं, एक ही कदम से ऐसे मूव करते जा रहे हैं, तो आप पीरियोडिक फोर्सेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रिज भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम है। इसका मतलब है कि जो आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पीरियोडिक फोर्स कम है। ओके हो गया। लेकिन जब फौजी आते हैं, आर्मी वाले आते हैं, आर्मी वाले फॉर एग्जांपल को 40-50 का दस्ता उस पुल से गुजर रहा है, उस ब्रिज से गुजर रहा है, तो वो क्या करेंगे, ये चीज, तो 50 के 50 कदम एक ही टाइम पर ऐसे लगेंगे,
फिर वो 1 सेकंड गुजरे 50 के 50 कदम वो दूसरे बार लगेगी, 50 कदम तीसरी और 50 कदम चौथी बार। तो ये जो नेट पीरियोडिक फोर्स होगी, अभी भी पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें 1 2 1 2 1 2, तो ये जो नेट पीरियोडिक फोर्स होगी ना, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेट पीरियोडिक फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो ब्रिज होगा उसका भी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसका भी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, रेजोनेंस का फिनोमेना होगा और पुल के टूटने का खतरा हो जाता है, पुल के टूटने का खतरा हो जाता है। अब उनको अगर वो अपने मार्च को ब्रेक कर लें, अगर वो अपने मार्च को क्या कर लें, ब्रेक कर लें, मतलब ऐसे नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे चलें, तब जो पीरियोडिक फोर्स होगी ना, मतलब जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई, पीरियोडिक फोर्स बार बार कह रहे हैं जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अप्लाई की जाती है, तो अब उनकी जो पीरियोडिक फोर्स होगी ना वो इंक्रीज नहीं होगी, वो बल्कि डिक्रीज होगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी। अब जब पीरियोडिक फोर्स इंक्रीज नहीं होगी उनके कदम तोड़ने की वजह से, मतलब स्टेप ब्रेक्स करने की वजह से, जब वो इंक्रीज नहीं होगी तो जो ब्रिज है उसका एम्पलीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा और उसके टूटने का खतरा भी नहीं होगा। तो ये होती है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जब इक्वल हो जाती है, ब्रिज का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके टूटने का खतरा होता है। इस वजह से कहते हैं कि मार्च को ब्रेक कर दे, मतलब स्टेप्स को ब्रेक कर दे और नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे चलें। तो ये फिनोमेना होता है ब्रिज में। अब क्या सिर्फ उन ब्रिजेस में होता है? नहीं, उन ब्रिजेस में नहीं होता। ये देखें जहां पर वो स्टोन क्रैशर मशीनें लगी होती हैं ना, स्टोन क्रैशर, पत्थर तोड़ने वाली और बजरी बनाने वाली, और फॉर एग्जाम्पल उसके पास कोई पुल है और उस पुल से उन सारी गाड़ियों ने गुजरना है उस बजरी को लेकर, तो क्या होता है कि उस पुल में भी ना थोड़ी थोड़ी स्पेस रखी जाती है उसके वो पायों के अंदर, कि जिसकी वजह से वो पुल ऐसे वाइब्रेट थोड़ा थोड़ा कर सके ताकि उसमें क्रैक ना आए और वो टूटे ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर वो जो सख्त, वो मैं सख्त पुल की बात कर रहा हूँ जिसपे हैवी ट्रैफिक गुजरती है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें भी थोड़ी थोड़ी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, उनमें भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन होती है। अब क्या होती है कि जब वो कोई ट्रक वगैरह गुजर रहा है, जब कोई डैम्पर वगैरह गुजर रहा है, तो डैम्पर में क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो डैम्पर भी क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, डैम्पर भी ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर उसके टायरों के साथ वो शॉक लगे होते हैं। अब डैम्पर ऐसे होता है, तो डैम्पर की भी ये भी कोई डैम्पर क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर उस पुल के ऊपर, जब ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब वो फ्रीक्वेंसी जब पुल की फ्रीक्वेंसी से थोड़ी बहुत मैच कर देती है, तो आपने देखा होगा कि पुल की भी ऐसे वाइब्रेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। मैंने तो खैर ऑब्जर्व किया है, हमारे इधर है एक विलेज में, तो हाउ होप सो कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हैवी डैम्पर किसी पुल से गुजरते हैं ना, तो पुल ऐसे वाइब्रेट करने लग पड़ता है थोड़े ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ। क्यों? रेजोनेंस का फिनोमेना आस्ता आस्ता आने लग पड़ता है। तो जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो हम कहते हैं ये भी कौन सा फिनोमेना हो गया, रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा है। इसमें कौन सा है, एक जो ट्रक की वो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो उसकी शॉक वगैरह है जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, और जो एक पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो जब दोनों मैच कर जाती हैं तो फिर ये क्या होता है, ये मेरा दूसरा बात, ये ब्रिज समझना है, तो ब्रिज का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ब्रिज टूटता नहीं है, ब्रिज टूटता नहीं है, मतलब ये कह रहे बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना टूट जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी वाइब्रेशन रखी जाती है पुल में ताकि ब्रिज टूटे ना, इस तरह की हैवी ट्रैफिक गुजरे ताकि ब्रिज टूटे ना, थोड़ी बहुत उसमें वाइब्रेशन ऐसे रखी जाती है ताकि ब्रिज टूटे ना, ठीक है, उसके पायों में थोड़ी सी स्पेस रखी जाती है। तो ये थी इसकी मैकेनिकल रेजोनेंस है। इसकी जो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है वो क्या है, स्विंग, मतलब जो झूला, अगर आप किसी को झूला वगैरह दे रहे हो तो अगर आप उसको ऐसे झूला ऐसे दे के, मतलब एक दफ़ा ऐसे पुश करके ऐसे छोड़ दें, तो वो क्या करेगा, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो झूला ऑसिलेट करेगा, आपने उसको हाथ नहीं लगाना, तो ये उसकी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब आपने क्या करना है, पीछे खड़े होकर जिस बच्चे को आप झूला दे रहे हैं, आप उसको कॉन्टिन्यूसली ऐसे झूला देते जाए ऐसे, और फोर्स पीरियोडिक होनी चाहिए, मतलब ये 1 2, ये नहीं 1 फिर 2 फिर 3, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दफ़ा दिया 1 2 3, आपने देखना है वो झूला वो इतने ऊंचे एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ये कौन सा है, आपने झूले की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अपनी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, मैच कर दिया है। तो अब क्या होगा, झूला ऐसे इधर से इधर आया, आपके हाथ भी इधर से इधर गए, झूला इधर से इधर गया, आपके हाथ भी इधर से ऐसे गए, दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो गया, मैच हो गया, झूला काफ़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, ओके। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर दिया, झूला ऑसिलेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेगा। अब आपने क्या करना है, ऐसे जब वो झूला वापस आ रहा है ना, इर्रेगुलर आपने उसको आप पुश देना है, मतलब पहले आप ऐसे कर रहे थे ना ये, अब आपने क्या करना है, अब ऐसे करें,
ऐसे ऐसे, मतलब कभी ऐसे तेज कर दें, कभी फिर आहिस्ता कर दें, फिर ऐसे ऐसे कर दें। मतलब क्या कर दें, अपनी ये जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना उसको आप ऐसे इंक्रीज कर दें। जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी आप उसको ऐसे इंक्रीज कर देंगे तो झूले की तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही है, तो एकदम से जब आप अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे एकदम से झूला आहिस्ता हो जाएगा। झूला क्या हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। क्यों, फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं आपकी, आपने फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब कर दिया है। कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, पहले ये दे रहे थे, अब आपने ये ऐसे ऐसे करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल झूला उधर से उधर भी आ रहा है, आप 2-3 दफा ऐसे ऐसे कर चुके हैं, ऐसे ही होना चाहिए। तो जैसे ही झूला आपके हाथों के साथ आके ऐसे टकराएगा वो खुद ब खुद आहिस्ता हो जाएगा। क्यों, अब फोर्स पीरियोडिक फोर्स तो भी फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक ही है, लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसीज है अप्लाइड फोर्स की वो झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही, अब रेजोनेंस नहीं होगी। तो अगर मैच करिए फिर रेजोनेंस होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके ना लास्ट में ना एक एग्जाम्पल आ रही है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं आ रही, लास्ट में ना साइड इंफॉर्मेशन में इसकी ना एक चीज़ आ रही है, द कोलैप्स ऑफ टाकुमा नैरो ब्रिज। एक ना टैकुमा ब्रिज था जो क्या हुआ था, इसी रेजोनेंस की वजह से क्रैक हो गया था। ठीक है, टैकुमा ब्रिज था वो क्या होगा, इसी रेजोनेंस की वजह से क्रैक हो गया था। किस तरह से, टैकुमा होता है जो ऐसे रस्सियों के जरिए से ना, रस्सियों के जरिए से ऐसे ब्रिज को ऐसे लटकाया हुआ होता है जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजर सकती हैं। तो क्या हुआ था, एक दिन वो तेज हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, तो तेज हवाओं के चलने की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे क्या हुआ, वो जो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो मैच कर गई, और जब मैच कर गई तो ब्रिज काफी ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऐसे वाइब्रेट करने लग पड़ा, और इतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड हो गया कि वो टूट गया। ओके हो गया। तो ये भी रेजोनेंस के एडवांटेजेस भी हैं। ये रेजोनेंस के क्या एडवांटेजेस हैं, रेडियो और माइक्रोवेव ओवन, और डिसएडवांटेजेस में क्या है, ये जो ब्रिज का टूट जाना है, तो कई बार ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाए तो ब्रिज टूट जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये रेजोनेंस का ये डिसएडवांटेजेस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रेजोनेंस। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज़ रह गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ ना समझ आई तो कमेंट बार में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।